बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। और इसके साथ साथ शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है और आपके सामने सियासी दर्जा हरारत भी जो है वो अरूज पर पहुँचता चला जा रहा है। सो हमारे प्रोग्राम में आपको पता है हम सेगमेंट्स भी शामिल करते हैं, आपको शहर की तमाम सूरत हाल से अपडेट रखते हैं, चाहे वो शहर में सियासी सरगर्मियाँ हैं, चाहे वो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं। ऑल ओवर हमारी कोशिश होती है कि आपको हम अपडेट रखें, बाखबर रखें पूरे शहर के हवाले से। इसके साथ साथ नाज़रीन हम अपने मेहमानों को भी मदऊ करते हैं। आज के प्रोग्राम में कुछ स्पेशल टॉपिक होगा हमारा 11:05 पर। आपकी राय हम शामिल करेंगे। आप लोग क्या समझते हैं, ये टॉपिक हमारा क्या है वो मैं आगे जाके ही रिवील करूँगी। अलबत्ता हमने बात करनी है जी आज की ख़बरों के हवाले से, और इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है वो भी वेट कर रहे होते हैं। तो 11 बजे इंशाल्लाह हम वो भी सेगमेंट शामिल करेंगे। आपको मौसम के हवाले से भी अपडेट रखेंगे। अभी जी सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरीज होती हैं, खबरें क्या हैं। सान है 9 मई में 600 करोड़ का नुकसान, यास्मीन राशिद दहशतगर्दी का मरकजी किरदार। मुस्लिम लीग नून का बड़ा काफिला रवाना हो गया। पीटीआई ने पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाया, सदर लाहौर नून लीग। बजट में प्रॉपर्टी फाइल्स के लेन देन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज, प्लॉट की लेन देन करने वाले एजेंट्स को रजिस्टर्ड किया जाएगा। और जी कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ अब कौन सी कार्रवाई के अहकामात हैं, इस पर हम बात करेंगे। सो नाजरीन, ये हैं हमारी आज की खबरें। हमने खबरों की डिटेल्स डिस्कस करनी है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शाहिद फित्रा साहब और अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, ये जो सियासी दर्जा हरारत है, अब हम देख रहे हैं अदालती फैसले के बाद नून लीग ने जो प्लानिंग की, आज की पहली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। जो काफिला नून लीग का रवाना हुआ है, अब जिस मकसद के लिए ये लोग निकल रहे हैं, अवामी मसाइल एक तरफ और इनके अपने इश्यूज एक तरफ, ये जो मकसद लेकर निकले हैं आज इस्लामाबाद के लिए, शाहिद फित्रा साहब कैसे देखते हैं? आगाज़ आपसे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने सियासी दर्जा हरारत की बात की है। पिछले एक हफ्ता जो है वो सियासी दर्जा हरारत तो नहीं था, उसको कम से कम मैं तो नहीं कह सकता कि आप उसको सियासी मूव कहें या उसको सियासी तौर पे कहें कि वो सियासत की बुनियाद पे किया जा रहा था। वो तो इंतशार पसंदी थी और उसकी जितनी मजम्मत करनी चाहिए होनी भी चाहिए। देखें, उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा कि जिनके खिलाफ आज दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हो गए, उनके फिंगरप्रिंट्स जो हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा। उनका क्या मुस्तकबिल होगा? खैर, ये तो पीटीआई जानती है और उनके लीडर जानते हैं क्या होगा, और जो आए थे वो भी जानते हैं। अब दूसरी बात, हम उस तरफ आ जाते हैं जो है वो स्ट्रांगली इस चीज़ से अग्री करते हैं कि जो तस्वीर शाया हुई हैं उनको मंजर आम पर लेकर आना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरे लोगों के लिए मिसाल बने। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया और उस पर पीडीएम क्या कह रही है। पीडीएम ये कह रही है कि एक ऐसा लाडला है जिसको सुप्रीम कोर्ट जानिबदार रवैया अपनाकर हमेशा रिलीफ दे रही है। और ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि उसकी निचली जो हाई कोर्ट्स की अगर बात की जाए, मतलब वो रिमार्क्स जो हैं वो तो पाकिस्तानी कौम या अदालती निज़ाम के साथ मजाक ही बनकर रह गया। सोशल मीडिया पे देखें कि जिस मुकदमे का आपको इल्म ही नहीं है उसमें भी गिरफ्तार ना करें। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? वसाई साहब और हम उस वक्त कह रहे थे ताहयात ही आप दे देते कि आपको ताहयात ज़मानत दे देते हैं कि आप चले जाएँ। देखें, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई, उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद आपको गिरफ्तार किया जाता है नोटिस सर्व करके और फिर छोड़ दिया जाता है। अब क्या है, पीडीएम क्या कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह एक बंदे को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रही है, उसके खिलाफ आज वो एहतजाज करने जा रही है। हमें राउद इरशाद हुसैन ने ज्वाइन किया है जो कि इस वक्त काफिले के हमरा भी मौजूद हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि पीडीएम क्या मौक़िफ़ लेके, क्या हिकमत अमली लेकर यहाँ से रवाना हुई है। राव साहब, आपसे जानना ये चाहेंगे, पीडीएम जो आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों से काफिलों की सूरत में रवाना हुई है, हमने देखा कि तमाम रहनुमा जो हैं वो अपने अपने इलाकों से काफिले लेकर रवाना हुए हैं। सो मकसद क्या है? जितने रहनुमा हैं वो यहाँ से निकले हैं, सो किस मकसद को लेकर निकले हैं? इस्लामाबाद पहुँच के उनका क्या प्लान होगा? अपडेट कीजिएगा।
अच्छा जी, हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है, हम दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। साई साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। ना देखें, जिस तरह सिप्रा साहब बात कर रहे थे कि जिस तरह रिलीफ दिया गया है, मैंने तो पहले आज तक ये मिसाल नहीं देखी कि इससे पहले भी जब लाहौर हाई कोर्ट में पेशी होती थी तो आधा घंटा वेट कर लेते हैं, 2 घंटे वेट कर लेते हैं, 4 घंटे वेट कर लेते हैं। यूज़ है उसको, इससे पहले आम आदमी को इस तरह कोर्ट जो है वो रिलीफ देती हैं। अगर तो पहले दूसरे लोगों के लिए भी ये कानून है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर एक स्पेशल बंदे के लिए जिसको इस तरह डील किया जा रहा है कि जैसे ये कोई चीफ गेस्ट है, इसकी पेशी पे भी जिस तरह हल्ला गुल्ला होता है, कोर्ट्स के लिए स्पेशल डोर्स जो सिर्फ जजेस के लिए खुलते हैं वो उनके लिए खुलते हैं, तो इसका मतलब है कि इनमें कुछ ना कुछ है। तो ज़ाहिर है अपोजिशन जो है वो इस जो मुखालिफ पार्टी है वो चीखें तो मारेगी ना। हाँ बिल्कुल ऐसे वो बात तो करेगी। साई साहब माजरत, हमें राव साहब ने ज्वाइन कर लिया। जी राव साहब कहिए, यहाँ से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के कारकुनान निकले हैं काफिलों की सूरत में। प्लान क्या है, क्या मकसद लेके निकले हैं और इस्लामाबाद पहुँच के इनका प्लान क्या होगा? क्या आज का पूरा दिन इसी तरह जगह जगह रुक के खिताब करने का भी कोई प्लान है? मुझे सारी प्लानिंग बताइएगा आज के दिन की, क्या इनकी? बिल्कुल है ना, कोई ऐसा प्लान तो नहीं है कि जगह जगह पर रुककर जो कायदीन है वो खिताब करेंगे। ये जो कॉल दी थी पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कि पीर के रोज यानी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर और ये एहतजाजी धरना होगा बुनियादी तौर पर, और कहा यह जा रहा है कि ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के चीफ जस्टिस इस्तीफा नहीं देते। ताम इस हवाले से इनका क्या वहाँ स्टे करने का प्लान है? धरना वहाँ पर, क्या ये पूरा मजमा वहाँ पर रहेगा? देखिए, फिलहाल तो कल अता तारड़ ने भी मौलाना फजलुर रहमान की इस बात को सेकंड किया है कि जब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जो एहतजाज का सिलसिला वो जारी रहेगा और ये एहतजाज धरने में तब्दील होगा। तो जो लाहौर के हवाले, तो लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने भरपूर तैयारी की इस हवाले से शिरकत करने की, और तकरीबन 50 से जायद जो बसेज हैं वो यहाँ लाहौर से रवाना की गई हैं, क्योंकि तमाम साबका अरकान सूबाई असम्बली और मौजूदा कौमी असम्बली को बसेज फराहम कर दी गई थी। वो कारकुनान और बलदियाती नुमाइंदों के हमरा शहर के 3 इस हवाले से पॉइंट बनाए गए, जिनमें रिंग रोड पर लाहौर से आलकोट मोटर जो इंटरचेंज है वो तीनों तरफ से जो मुस्लिम नून के ठीक है, कुछ टेक्निकल वजूहात है। अच्छा जी, अब आपने सुन लिया शायद सिप्रा साहब, अभी तो प्लान कुछ वाज़ेह नहीं है लेकिन धरने के बारे में भी सोचा जा रहा है, तो फिर हम क्या आप सोचें अब आगे क्या होने वाला है? देखें, सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत अगर अपनी ही गवर्नमेंट के अंदर वो जाके धरना देने जा रही है तो आप सोचें कि वो क्या ऐसी वजूहात हैं, क्या मुहर्रिकात हैं जिसकी बुनियाद पर आपकी हुकूमती जमातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाद एहतजाज कर रही हैं। इसका क्या मतलब है कि जो अदालती हमारा निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ हुकूमत आज असरापा एहतजाज बनने जा रही है। धरने माजी में भी होते रहे, लेकिन जो लीड कर रहे हैं उनका धरना हमेशा पुरअमन भी रहा है और बड़ा लंबा तक चल भी सकता है। मौलाना फजलुर रहमान की मैं बात कर रहा हूँ, और उन्होंने जो जारी किए हैं SOPs और अपने कारकुनों को जो कहा है उसके मुताबिक तो यही लगता है कि आज एहतजाज नहीं होगा, धरना की सूरत वो अख्तियार कर जाएगा। बुनियादी तौर पर मकसद यही है कि आपके जो अदालती निज़ाम है उसके जो उनके मनसब पर जो लोग बैठे हैं जो हमें मुसलसल रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस बात की याद दहानी करवाई जाए और उनको ये बावर करवाया जाए कि आप जो कानून है, जो आइन है, उस कायदे के अंदर रह कर जो है वो ज़रूर बात करें। लेकिन एक चीज़ को, जिस तरह साई साहब कह रहे थे कि वो गेट्स जो सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर बंद होते हैं और सिर्फ जजेस की आमदोरफ्त होती है, आप उसको खोलें और गाड़ियों को, मुझे बताएं, यहाँ तो हिफाजती ज़मानत इंटरिम बेल आपने लेनी हो तो छोटे से छोटा पर्चा, बड़े से बड़ा मुकदमा आपको अदालत में एक दफ़ा जाके खड़े होना पड़ता है, उसके बाद मिलता है। यहाँ तक घर में बैठे हुए आपकी हिफाजती ज़मानतें मिल रही हैं और ऐसे ऐसे केसेस में मिल रही हैं। इसलिए जब अच्छा पिया होता क्या है, आपकी हुकूमत हो, अपोजिशन हो, आखिरी यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग देख रहे होते हैं कि हमारा अदालती निज़ाम हमें रिलीफ देगा, आवाम भी उसी तरफ देख रही होती है।
आए देखते हैं आपकी सब जमातें, मुस्लिम लीग नून और उसके बाद आप मरीम नवाज़ के ट्वीट्स देख लें और उनके दीगर रहनुमाओं की कल की कॉन्फ्रेंसेस आप देख लें, वो आप जारहाना रवैया अपना रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अदालती निज़ाम से उनका अब जो एतमाद है वो उठता जा रहा है, और जब ये एतमाद उठ जाएगा, एक ऐसी पार्टी है जिसका यूनिफॉर्म से एतमाद उठ गया, वहाँ नफरत पैदा हो गई है, और दूसरी ऐसी पार्टी जो अदालती निज़ाम जो है उनसे एतमाद उठ जाएगा, फिर मुझे बताएं कि हम कानून आइन की बात कब करेंगे, किस तरह बैठ के करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें अब किसी और तरफ चलती जा रही हैं। आप मफाहमत की बात करें, मुज़ाकरात, डायलॉग्स की बात करें, अब उससे चीज़ें बहुत आगे चली जा चुकी हैं। ये तो एक दूसरे के साथ बैठना ही नहीं चाहते, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। और जब आपने एक तरफ कहते हैं कि हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग तो बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, वो चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये एक दूसरे का नाम सुनना ही पसंद नहीं करते। आप इमरान खान साहब की सही साहब, ये सियासत हो भी नहीं ना रही है, यहाँ तो अपनी अपनी जंग है ना। यही है कि एक ईगो है जो हर्ट हो गई है कि अब देखें ना, अब वो जो चुन चुन के बदले लिए जा सकते हैं वो, और उनको चाहिए इक़्तिदार। बिल्कुल इमरान खान साहब का जो रवैया आप देख रही हैं, मेरा नहीं ख्याल अगर उनको मुल्क के साथ प्यार मोहब्बत हो तो 600 करोड़ का जो कल कहा गया है कि यहाँ पे नुकसान हुआ है, तो 600 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है। आप वो अगर इसी शहर की जो सड़कों पे लगा दें, किसी प्रोजेक्ट पे लगा दें, तो वो मुकम्मल हो सकते थे, लोगों को फैसिलिटेट किया जा सकता था। आप तो पिछले 3 माह से इसी काम पे लगे हुए हैं कि ज़मान पार्क की सड़क बंद कर दी, खोल दी, लोगों को बुला लिया, वहाँ पे कैंप्स लगवा दिए, उनको सिर्फ वहाँ पे डांस गाने पे लगा दिया। तो ये कौन सी मुल्क से मोहब्बत है? ये अपना इक़्तिदार है जो उनको छिन गया है 3.5 साल। तो उससे पहले मैं मानता हूँ कि हो सकता है उनको मोहब्बत हो, चूँकि उन्होंने इक़्तिदार का मज़ा नहीं लिया था। अब उन्होंने इक़्तिदार का मज़ा ले लिया। अब वो जो कहें ना कि वो अब मुल्क के लिए कर रहे हैं, वो अवाम के लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने इक़्तिदार को वापस लेने के लिए कर रहे हैं। किसी सूरत में वो गवर्नमेंट में आ जाए। और ज़िद उसमें जो है, जो एक हम ईगो का एलिमेंट देख रहे हैं वो तो समझ से बाहर है, उसमें चाहे जितना मर्जी लोगों का नुकसान होता चला जा रहा है। कल होने वाली गिरफ्तारियों के हवाले से भी बात करेंगे, और यास्मीन राशिद जो हैं वो मरकज़ी किरदार हैं इस तमाम तर सीन का, जो पिछले हफ्ते तमाम तर कार्रवाइयों हमने इस पर बात करनी है। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं वापस अगली खबर की तरफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब कुछ बात कर लेते हैं जी, जलाओ घेराव करने वालों के गिर्द घेरा तंग, मियां महमूद रशीद भी गिरफ्तार। जिना हाउस हमला, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव पर पुरतशद्दुद जो कार्रवाइयाँ हुई, 340 शरपसंदों समेत 3185 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आईजी साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। तस्वीर, सोशल मीडिया अकाउंट, सीसीटीवी और मोबाइल वीडियोस की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जो है वो भी जारी है। मेरे ख्याल से इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। सो आईजी साहब की जानिब से एक्टिवली इस पर क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं। जितनी जल्दी ये कानून की गिरफ्त में आए और इन्हें करार वाकई सजा दी जाए, तब तक इन चीज़ों को हम नहीं रोक पाएंगे। हमारे साथ आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब इस टाइम टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अब तक की कार्रवाइयों का अहवाल उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आईजी साहब, क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया, आपने अपने अक्सार के सबसे पॉपुलर लोकल न्यूज चैनल में बात करने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक जो अपडेट है, जो कार्रवाइयाँ की गई, तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं, कितने जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया? मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है फौरी तौर पर इन्हें करार वाकई सजा देना। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक झूठ का सहारा लिया जाता है खास लोगों की तरफ से हर दफा। मिसाल के तौर पर ये कहा गया कि ये पुलिस के गुल्लू बाज थे जो कि अंदर गए और जिन्होंने तोड़फोड़ की, और बाकी और मुल्क के जो हमारी एजेंसियां हैं उनको ब्लेम किया गया कि ये हमारे तो लोग ही नहीं। अब आप इनके झंडे देखिए, इनकी फेसबुक देखिए, इनके पेजेस देखिए, इन्होंने जो वहाँ अपलोड किए हैं वो देखिए। पहली बात तो ये कि इंतहाई शर्मनाक है कि आप ये घटिया काम करें, मुल्क दुश्मनी करें, और उसके बाद ये उन्हीं इदारों पर इल्जाम लगा दें जो कि जिनका आप नुकसान कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक अजीबोगरीब किस्म का झूठ का सिलसिला है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, इन्होंने वहीं पे वीडियो बनाई, हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है। जियो फेंसिंग भी की जाती है, हर जुर्म भी की जाती है, तो इसकी भी की गई। और उसके जरिए मुल्क की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पुलिस के CGD और स्पेशल ब्रांच के साथ मिलकर लोगों को आइडेंटिफाई किया।
और इनकी फोटो मैचिंग हुई और तमाम चीजें करने के बाद जो है हमने इनको गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू किया है। तो इस सिर्फ इस जिना हाउस के जो अंदर गए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक 113 लोग कंफर्म जिनकी वीडियोज और तस्वीर है विद साइंटिफिक प्रूफ एंड फोरेंसिक एविडेंस 113 सिर्फ जिना हाउस के अंदर जाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार कर चुके हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो फिर लाजिमत है हमसे गलती हो गई, हमें नहीं करना चाहिए था, गलत हो गया, मैं तो रोक रहा था, और जो आगे लगा रहे थे वो भी गिरफ्तार किए हैं। इसी तरह तकरीबन 650 के करीब लोग जो जिना हाउस के बाहर थे वो भी गिरफ्तार किए हैं। और हम हर चीज की सेग्रीगेशन कर रहे हैं कि जिसने क्या किया, नुकसान किया। इसके अलावा 3 कैटेगरीज और हैं। एक कैटेगरी वो है जिन्होंने बाकी तनसीबात पर हमले किए, सरकारी तनसीबात, गाड़ियों, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट प्लाजा, अस्करी बैंक और बाकी जगहों पे आग लगाई, लोग मरे उसके अंदर, पीपल डाइड, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। और उसके बाद वो जगह जहाँ पे इन्होंने जाके हंगामे किए, तोड़ फोड़ की, कंटेनर जलाए, आगे लगाई, रोडे ब्लॉक की, पुलिस से पथराव किया और पुलिस की गाड़ियां जलाई जो इनके अपने पैसे से आई थी और इन्हीं के अपने पैसे से आएगी। खुदारा जब किसी इलाके की गाड़ी जल जाती है तो क्या आप अपनी जाती गाड़ी देंगे जिसपे आप लोगों ने स्टिकर झंडे लगाए हुए हैं, तो दीजिए ना वो अपने गश्त करने के लिए, इलाके को महफूज बनाने के लिए। तो वो भी नुकसान किया, अरब रुपए का नुकसान किया। तो मिस्टर लाहौर की अगर हम बात करेंगे तो आपने अपने ही शहर की अपनी ही गाड़ियां अपने ही टैक्स के पैसे से ली जाएगी, तो दिस इज शेमफुल। तो इस वजह से गवर्नमेंट इंशाल्लाह एक्टिव टेररिस्ट कोर्ट में भी पेश करेंगे और इस केसेस को परस्यू भी करेंगे। सही। आईजी साहब, पुलिस को सियासत के अंदर क्यों मर्ज करने की कोशिश की जा रही है? आप जिस जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, जो आप अपना इमेज सामने लेकर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको एक स्ट्रॉन्ग पैगाम देने की ज़रूरत है कि ये सियासी महाजराई पर जो कुछ भी हो रहा है पुलिस का इससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो खुदारा इन चीज़ों को मेरे ख्याल से दूर रखना चाहिए पुलिस से। क्या पैगाम होगा आपका इस पर? पुलिस इस स्टेट का एक सतून है, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, हर गवर्नमेंट के साथ उसने काम करना है, लेकिन वो स्टेट की नौकर है। ये जो वर्दी है ना, मैं हमेशा कहता हूँ इसमें मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रंग बदल लेने होते हैं। बॉर्डर पे खड़े होकर इसने खाकी होना होता है, हवाओं में जाके इसने नीले रंग का हो जाना होता है, समुद्रों पे सफेद हो जाना होता है, इस्लामाबाद में नीला हो जाना होता है, कराची की रेंजर्स की वर्दी एक और रंग की बन जाएगी। और फिर जब खैबर पख्तूनख्वा में ये दहशतगर्दों का मुकाबला करेगी और एक चौकी भी गिव अप नहीं करेगी तो ये काली शर्ट हो जाएगी सिंध और बलूचिस्तान में भी, और पंजाब में ऑलिव ग्रीन होके लोगों की खिदमत करेगी, इस स्टेट के लोगों की खिदमत करेगी। अब मुझे ये बताइए कि सियासी रंग क्या है? क्या अगर जो सियासी जमात ये करवा रही है उनकी हुकूमत होती और कोई और जमात करती तो क्या हमें कहा जाता कि इनको ना रोको? PLP के जलसे इसमें लोग शहीद हुए पुलिस के और दूसरी तरफ से भी लोगों की जानों का नुकसान हुआ, वो किसके दौर में हुआ? क्या पुलिस ने इसी तरह गिरफ्तारियां नहीं की, इसी तरह नाके नहीं लगाए, इसी तरह लोगों को नहीं उठाया, इसी तरह पथराव बर्दाश्त नहीं किया ना? हर गवर्नमेंट सियासत में इन्वॉल्व होती है और पुलिस स्टेट का एक ऑर्गन है, स्टेट का एक अंसर है और वो स्टेट को बचाती है। हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया। अगर गोली चलानी होती तो फिर मैं देखता ये लोग कैसे इकट्ठे होते। ये लड़के और लड़कियां ये सोच ही नहीं रहे कि इनको किस चीज पर उकसाया जा रहा है और इनसे क्या कराया जा रहा है। अरे इनको रियासत को नुकसान पहुंचाने पर उठाया जा रहा है और इनका अपना मुस्तकबिल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तबाह किया जा रहा है। डायरेक्ट कैसे? डायरेक्ट इनके अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। मुझे बताइए कौन जॉब देगा इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पे इनको, और इनका क्या बनेगा? कहाँ वीजा, कहाँ इमिग्रेशन होगी, कहाँ इनका बनेगा? और अब पुलिस की बात, पुलिस स्टेट और रियासत की नौकर है, अकाउंटेबल है। अगर हमने कहीं गलती की इंशाअल्लाह ताला लोगों को जवाब देती होंगे। ठीक है आईजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वाज़ेह पैगाम जो आपकी जानिब से दिया गया है, हम भी यही चाहते थे कि लोगों तक ये वाज़ेह पैगाम पहुंचे कि पुलिस अपना काम कर रही है और अब जो लोग, जो तस्वीर सामने आई हैं जिनकी निशानदेही हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की। और वाज़ेह तौर पर भी आईजी साहब ने इस चीज़ के बारे में बता दिया है कि उन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी जो इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की रैली के हवाले से बात कर लेते हैं जो कि अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं।
रैली की रवानगी से कबल के क्या मनाज़र थे वो भी हमने आपको दिखाने हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियों में सवार हैं तमाम कारकुनान। सो इन कारकुनान का क्या कहना था जो यहाँ से ग्रुप की सूरत में, काफिलों की सूरत में लीगी रहनुमा रवाना हुए, उनका क्या कहना था? फसीउल्लाह की जानिब जाएंगे। जी कहिए। पीडीएम की इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने की कॉल है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के काफिले भी लाहौर से रवानगी के लिए तैयार हैं। मैं इस वक्त खोखर पैलेस में मौजूद हूँ जहाँ पर सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर की क़यादत में जो काफिला है वो रवानगी के लिए तैयार है। इस हवाले से खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोखर साहब, कितनी तादाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग इस जो एहतजाजी रैली लाहौर से रवाना हो रही है उसमें शिरकत करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10,000 से ऊपर यहाँ से लाहौर से जो आवाम मुल्क से मोहब्बत करती है वो निकलेगी इंशाल्लाह। इसलिए कि जो अदालत चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला किया या बेंच ने कि अपना इमरान खान साहब ने जो भी नुकसान पहुंचाया वो ठीक है, आगे भी जाके जो करेगा नुकसान पहुंचाए जो इसने किया है या करना है, जिसको जो नहीं भी इल्म उसमें भी इसको कोई नहीं पकड़ेगा। हमने पूछना है कि आपने ये क्या सर्टिफिकेट दे दिया, जो किया और जो करना है उसमें इसको नहीं पकड़ेगा। वो पुरअमन एहतजाज करने हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। अच्छा खोखर साहब, ये बताइएगा, एक ये पॉइंट होगा, फिर तमाम जो लाहौर के काफिले हैं वो कहाँ पे इकट्ठे होंगे और फिर मोटरवे के जरिए ही जो इस्लामाबाद जाया जाएगा? अभी ये पहला काफिला खोखर पैलेस से स्टार्ट हुआ, दूसरा ठोकर पे खड़ा, तीसरा टूल प्लाजा पे क्रॉस करके खड़ा हुआ है। उससे आगे काला शिकागो, लाहौर की जो रेलें हैं वो काला शिकागो तक खड़े हैं मोटरवे के ऊपर। आगे शेखपुरे वाले लीड करेंगे, पत्तों की वाले भी ठोकर पे आएंगे, कसूर वाले भी ठोकर पे आ रहे हैं। आगे पिंडी भटियाँ फैसलाबाद जैसे रेला चलता जाएगा, लाखों की तादाद इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जो काफिला यहाँ से रवाना हुआ उसके बारे में हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। 600 करोड़ का नुकसान और इसके साथ साथ यास्मीन राशिद दहशतगर्दी का मरकजी किरदार हैं। कल वज़ीर आला साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये चीज़ वाजे कर दी गई। अब ऑडियोज सामने आ गई हैं। साई साहब, इसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए बात रह ही नहीं जाती ना, कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। और ये एक एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं। जिस तरह जिन्ना हाउस को इस तरह तो कोई दुश्मन नहीं करता। बिल्कुल। जिस तरह वहाँ पे आपको लोगों में एक नज़र आ रहा था कि उनको किसी ने उभारा हुआ है, और वो नज़र एक वीडियो भी आ गई मंजर यहाँ पे, जिस तरह बिल्कुल हमारी वालदा की उम्र की हैं यास्मीन राशिद साहब, बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन अगर आप रियासत के ख़िलाफ़ जा रही हैं तो फिर आपके खिलाफ वही एक्शन होना चाहिए जो आपने। अफसोस हुआ ये। और जिस तरह वो पूरे के पूरे काफिले को लीड करती हुई वहाँ पे पहुँची, फिर वहाँ पे जो कुछ हुआ, और पूरी दुनिया में अब भी हमारे मुल्क के पाकिस्तान पे लोग बातें कर रहे हैं। और जो उन्होंने जेस्चर दिया वो देख लें किस तरह का था, जो आप लोगों का रवैया था वो आप देखें। पुलिस ने पूरी कोशिश की इनको रोकने की, पुरअमन एहतजाज की, लेकिन किसी जगह पे, पूरे पंजाब में किसी जगह पे भी ये पुरअमन नज़र नहीं आए। और जो इनके लीडर कहते हैं कि मैं इनको रिक्वेस्ट करता रहूं, हालांकि उनकी दर्जनों तकरीर ऐसी मौजूद हैं जो कहते हैं कि अगर मैं अरेस्ट हुआ तो आपने गिराओ जलाओ करना है, आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं। तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, FIR हुई हैं, उसके आप नताइज भुगतें। अब रो क्यों रहे हैं? जब आप इनकलाब लाना चाह रहे थे, जब आप सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर कर रहे थे, जब आप कानून की पामाली कर रहे थे, आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, तब तो आप कह रहे थे कि हम ठीक कर रहे हैं। अब कानून अपना रास्ता ले रहा है तो फिर आपकी चीखें क्यों निकल रही हैं? जो बंदे FIR में नॉमिनेटेड हैं, जो वहाँ पे वीडियोस जिनकी मौजूद हैं, जिनकी वहाँ पे लोकेशंस आ रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब आपको ये क्यों रोना आ रहा है कि कोई बीमार हो रहा है? मुझे ना डॉक्टर साहिबा की वो अल्फाज, वो तकरीरें और वो जो वो हुब्बुल वतनी में बयानात देती थी, मुझे वो यकीन माने शाहिद सिपरा साहब मेरे कानों में गूंज रही हैं। और एक तरफ ये तस्वीर जो सामने आ रही है, आप मतलब सियासत भी करें, अखलाकियात भी कोई चीज़ है, इंसानियत भी कोई चीज़ है, लेकिन माजरत के साथ हमारे सियासतदान तो ये चीज़ें भूलते चले जा रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा था ये सियासत तो खैर नहीं हुई 8-10 दिन जो हुई है। दूसरी के आप एक तो होता है ना कि ऑडियो टेप्स आएँ या वीडियो आएँ उस पर आप एतराज़ कर सकते हैं। भाई आपके कारकुन बना रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं, तो उसको आप किस तरह कहें कि ये हमारी वीडियोस या हम लोग नहीं कर रहे। और फिर साथ में ये कहें कि लिबर्टी में आप एक बन चुका है कि लिबर्टी में आसानी है, आपका एक मॉब इकट्ठा हो जाता है, एहतजाज हो जाता है, फिर वहाँ से मूव होना, कैंट में जाना, फिर जाके जिना हाउस कोर कमांडर हाउस पे हमला करना, जलाओ गिराव करना, आग लगा देना, ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं? एग्रेसिव हो जाना कि वहाँ से आके लिबर्टी वापस वो अस्करी टावर जो है उसको, और कितना नुकसान हुआ है मुझे बताएं।
अच्छा, ये चीज़ें अब क्या हुआ कि जब आगे कानून ने रास्ता अपनाया, FIRs होना शुरू हुई, तो इनके तमाम लीडर्स जो हैं वो इससे भागना शुरू हुए। हमारे कारकुन नहीं, भाई भी कौन थे, इनको ऑन तो करें कम अज़ कम। बिल्कुल, कि कारकुन थे हमारे, यही आपके लिए लड़ते थे जब आप जमान पार्क बैठे रहे थे, यही आंसू गैस खा रहे थे, यही वही लोग हैं ना। बिल्कुल। आज आप कह रहे हैं कि हमारे कारकुन नहीं, क्या इनके वालिदैन आप सड़कों पे बैठेंगे, बैनर लेकर बैठेंगे, प्ले कार्ड लेकर बैठेंगे कि हमारा बच्चा जो है फलां अदालत में पेश हो रहा है, फलां जेल में है, उसको रिहा किया जाए। ये सियासत आपने करनी है तो किसी तरीके से करें। दूसरी बात, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब लास्ट टाइम जमान पार्क में ऑपरेशन हुआ था तो मैं भी कवर करने गया था, कुछ आंसू गैस की नज़र मैं भी हुआ था। यूनिफॉर्म से नफरत का जो बयानिया बनाया गया ना, ये इंतहाई संगीन बयानिया है। ये ऐसा बयानिया है कि जिसको आप रोक ही नहीं सकते, ये बगावत के मुतरादिफ है। और मैंने देखा है कि पुलिस पे ये चीज डाली जा रही है कि पुलिस के अपने ही वो लोग अब थे। मैं आपको बताऊं कि मैंने वो देखा है और अपनी आंखों से उसको देखा, यानी शाहिद हूँ कि आप यूनिफॉर्म को किस तरह पकड़ रहे थे, लोगों को किस तरह मार रहे थे, किस तरह उनकी गाड़ियों को तोड़ते थे, क्या अग्रेशन था आपका, वो मैंने खुद देखा है। तो मुझे बताएं, जिस यूनिफॉर्म ने आपको तहफ़्फ़ुज़ देना है, जिस यूनिफॉर्म को देखते हुए आप कहते हैं कि यार नहीं मैं यहाँ से गुजर जाऊँ, मैं अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं हूँ, तो आप उस यूनिफॉर्म को जब सड़क में, चौक चौराहे में जाकर इस तरह का कार्रवाइयाँ करेंगे, तो मुझे बताएं करोड़ों आवाम उनको नहीं देख रही, उनको नहीं मालूम। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होएगा तो आप चोरों डाकुओं से भी गैर महफूज नहीं है, आपकी जो सरहदें हैं वो भी महफूज नहीं है। और जिस तरह सिपरा साहब कह रहे हैं कि इन्होंने कवर किया, मैं भी वहीं पे था, वो पुलिस के लिए इतनी नफरत नहीं थी जितनी रेंजर्स के लिए थी। बिल्कुल सही कहा। और इतना शदीद अग्रेशन था कि आपकी सोच है, और मुझे अफसोस हो रहा था कि इनकी मेंटेलिटी आप इस लेवल पे ले गए हैं कि ये किसी सूरत में वापस आने को तैयार नहीं। साहिब साहब क्यों ना आए, मुझे बताएं कि आप एक सीनियर ऑफिसर को बार बार नाम लेकर उनका आपने तकरीर में कहते हैं कि ये मेरे पे जो हमले हुए इन्होंने करवाए, तो फिर साथ में दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये मेरे कारकुन नहीं है। भाई लीडर्स की तकरीर से ही लोग जो हैं वो चीज़ें उठाते हैं और उसके बाद उसका अमल जो भी होता है। तो जमान पार्क से कौन लोग अरेस्ट हुए थे, फिर जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं फिर आपकी चीखें क्यों निकल रही हैं? आपके लोग जो नहीं है, ये इनके अपने लोग हैं ना, इनका कहना है कि तो इनको अरेस्ट होने दें, इनके खिलाफ एक्शन होने दें, फिर आपको मसला क्या है? फिर आप भागते क्यों फिर रहे हैं पर्चों से? FIR पे एक्शन होने दें, जो मुकदमात हुए हैं उनमें जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन होने दें, आप चीखें नहीं, अगर नहीं है तो फिर मजम्मत करें। बिल्कुल करें ना। आप 2 दिन से आप आए हुए हैं और बड़े शान और शौकत के साथ आपने मोटरवे के जरिए सफ़र करके आप लाहौर पहुंचे हैं। मुझे बताएं कि 2 दिन हो गए आपको बैठे हुए, क्या उनके लीडर ने क्या बयान दिया है? और जिस तरह बयान दिया वो भी उसी तरह का, आपके लीडर ने क्या बयान उसी तरह का बयान नहीं, इनका लीडर है, मैं उसको सियासतदान के तौर पर भी नहीं कंसीडर करता, मैं उसको लीडर के तौर पर भी नहीं। देखिए मेरी बात सुने, बड़ा सिंपल सी बात है, हमने बचपन से लेकर अभी तक पढ़ा है कि यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करनी हम लोग। सड़क पे खड़े हुए आधे हाथ से कोई आपको रोकेगा तो हम लोग रुकते हैं। बिल्कुल। वो शख्स के नहीं है, वो यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट है। आप यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट खत्म करके इक़्तिदार में आना चाहते हैं तो मैं तो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आपने ये ऐसा मुमकिन नहीं है। सियासत से ये जब तक चीजें खत्म नहीं होंगी तब तक हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। मुल्क की हालात कहाँ पर हैं, खुदारा कोई मुल्क के बारे में भी सोच ले, सियासत तो होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। हेल्दी टिप में आज आपको बता रहे हैं बालों के गिरने का मसला अगर किसी को है तो उसके लिए आपको करना क्या है। बाल गिरने की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, पहले आपने ये देखना है। इनमें गैर मुतवाज़न ग़िज़ा भी हो सकती है, ज़हनी कमज़ोरी, तनाव भी हो सकता है और साफ़ सुथराई का ख्याल रखना भी हो सकता है। अब घरेलू नशनुमा के लिए बालों की आपको टोटके कौन से अपनाने हैं। प्याज का पानी तो आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है, तो प्याज को आपने चॉप कर लेना है, उसका आपने तमाम गूदा निकाल लेना है और उससे आपने उसके पानी को निकाल लेना है। प्याज में सल्फर पाया जाता है। इसके अलावा जी आपको ये भी बताएं कि जरासीम कुछ अनासर इसमें मौजूद होते हैं। अगर आप प्याज के इस अर्क को अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मौसर होगा। बाद में इसको आप शैम्पू कर सकते हैं। फिर आप जी अंडे का मास्क बना सकते हैं। अब उससे क्या होगा, आपके बाल गिरना कम हो जाएंगे, प्रोटीन आपके बालों को मिलेगा। चाय के चम्मच जो हैं वो एक जैतून इसमें आप मिक्स कर लें और फिर इसके बाद जी इसको कोई आधा घंटा आप लगा रहने दें, पेस्ट सा बना लें और अपने बालों में लगा रहने दें, आपके लिए बहुत ज़्यादा मौसर हो जाएगा।
सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके बालों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, घरेलू टोटके होते हैं, घर में मौजूद चीज़ें होती हैं। सो अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकेगा। ये तमाम चीज़ें आपके घर में, आपके किचन में मौजूद होती हैं, देसी टोटके हैं। मैं वंस अगेन, एलोवेरा है जी, एलोवेरा का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसकी भी आपने यही करना है, घर में आपके मौजूद होती है। इसकी जेल को निकाल के अपने बालों की आपने जड़ों में अच्छी तरह से इसका मसाज कर लेना है और तकरीबन अगर 20 मिनट भी आप इसको लगा रहने देंगे, बाद में आप इसका इस्तेमाल जो है वो वॉश कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। कोकोनट ऑयल आपके बालों के लिए बहुत बेस्ट है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो भी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट भी अगर आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। तो हल्का सा आपने इसको मसाज करना है, जेंटली अपनी जड़ों में इसको लगाएं और इसको आधा घंटा छोड़ दें। उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लें। रिपीट करना है आपने तकरीबन इसको कोई 1-1.5 महीना, तो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बाल गिरना रुक जाएंगे। अगर एज सच कोई फ़ायदा नहीं होता ना तो नुकसान भी नहीं होगा। हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसके लिए कौन सा टोटका है, उसको क्या सूट कर रहा है। तो आप लोग ये ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा। एक ब्रेक के बाद हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम के इस हिस्से में जी मेरे ख्याल से नौजवानों का फेवरेट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ना सिर्फ नौजवानों का बल्कि मेरे ख्याल से पेरेंट्स का भी ये फेवरेट टॉपिक होना चाहिए क्योंकि जब बात होती है आपकी पूरी ज़िंदगी की और पूरी ज़िंदगी के अहम फैसलों की, तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें अच्छा डिसीजन देना बोथ पेरेंट्स और आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आपको बहुत ज़्यादा इस पर काम भी करना है, सोचो विचार भी करनी है और फिर आपको बिस्मिल्लाह करनी है। हम बात करने वाले हैं जी शादी का बंधन जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी को लेकर चलना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपका मज़हब आपको परमिशन देता है कि बच्चे की पसंद की शादी करनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई हर्ज है। आपको अपने बच्चे की पसंद पूछनी चाहिए। सो जब आपका मज़हब जिसको हम सबसे पहले बीच में लेकर आते हैं वो इजाज़त देता है तो फिर इसमें क्या रह जाता है। अब कुछ पेरेंट्स हर्डल होते हैं, कुछ मसाइल हम सोसाइटी के हवाले से भी देख लेते हैं। अब इशू क्या आता है, खुद से डिसाइड ये कर लिया जाता है कि लव मैरिज तो ज़्यादा देर चलेगी नहीं। यहाँ तो अरेंज मैरिज के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल देखने में आ रहे हैं। बात है जी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करने की, अच्छा वक्त गुजारने की, और वो कहते हैं ना कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक तरफ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है, दूसरी तरफ आपको अपने घर के साथ चलना आना चाहिए। लेकिन मसाइल क्यों इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, नाकामियाँ क्यों इतनी हो रही हैं? ये तासुर कि लव मैरिज जल्दी ख़त्म हो जाती है, अरेंज मैरिज के इतने मसाइल नहीं होते, किस हद तक ठीक है, हम इस पर रोशनी डालेंगे। कुछ कानूनी राय भी लेने की कोशिश करेंगे कि आया इश्यूज़ किस हवाले से ज़्यादा आते हैं, लव मैरिज के हवाले से, अरेंज मैरिज के हवाले से, बुनियादी वजूहात क्या सामने आती हैं, ज़ाती तौर पर किस तरह के मसाइल सामने आते हैं अगर इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े हों। लेकिन आगाज़ करेंगे सबसे पहले कि हमारा दीन इस्लाम इस बारे में क्या दर्स देता है। नुरीद फातिमा साहिबा मजहबी स्कॉलर हैं जो कि हमें बताएंगी कि शरीयत क्या बच्ची या बच्चे को पसंद की शादी की इजाज़त देती है, किस उम्र में ये इजाज़त देती है कि आपका बच्चा या बच्ची अगर शादी के लिए रजामंद है या फिर अपनी पसंद का इजहार कर रहा है। सो इस पर हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है। नुरीद फातिमा साहिबा क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत ही अहम मौजू है और मैं समझती हूँ इसके ऊपर वाकई अवेयरनेस की अशद ज़रूरत है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहने वाले लोग और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले जो मुसलमान हैं वो भी अभी तक इस चीज़ के ऊपर क्लियर नहीं हुए कि निकाह के वक्त में लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए, लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या कम उम्री किस दर्जे से उसको हम शुमार करें और एक मैच्योरिटी का लेवल क्या होता है। तो इस सिलसिले में कुरान करीम में सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया, फ़नकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, कि जब मर्दों को निकाह के लिए इजाज़त दी तो कहा कि तुम ऐसी औरतों से निकाह करो जिनको तुम पसंद करते हो। अब यहाँ पर वर्ड अन्निसा आया है, औरत आया है, तो कमसिनी में जो बच्ची होती है वो फितरत सलीमा के मुताबिक, फितरत इस्लाम के मुताबिक निकाह के काबिल ही नहीं होती। तो कमसिनी कितनी होती है, अब इसमें
मुख्तलिफ़ फ़ुक़हाए किराम की जो है वो आरा जब हमारे सामने आती हैं तो उसके बाद फिर जिस भी मुआशरे में हम बसते हैं फिर स्टेट के जो मसाइल होते हैं उनकी रोशनी में वज़ा करदा जो कवानीन होते हैं उनकी पासदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप पाकिस्तान में जो लोग रहने वाले हैं उनके मुताबिक कुछ पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनके अंदर 18 साल और कुछ में 16 साल निकाह की वो हद मुकर्रर की गई है कि इससे पहले अगर आप निकाह करेंगे किसी बच्चे का बच्ची का तो वो कम सिनी की उम्र आएगी, वो बचपना आएगा, उसको हम उस बुलूगत के अंदर शुमार नहीं करेंगे जो शादी के लिए रुखसती के। अच्छा जी, एज के बारे में मैं चाहूँगी वाज़े कर दीजिए। वो तो वैसे भी नुरीत फातिमा साहिबा ने बताया, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा देते हैं कि कम उम्री की शादी होनी चाहिए, हमारे अभी भी बैकवर्ड एरियाज़ ऐसे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जी अच्छा बहुत बड़ी एज में जाकर भी नहीं शादी होनी चाहिए। सो इस हवाले से क्या कहेंगे? के हवाले से बहुत ही बुनियादी सी बात जो हमें समझ लेनी चाहिए वो ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से हुक्म दिया, फरमाया कि अपने बच्चों को कमसिनी में नमाज सिखाओ। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस उम्र से उनको हम सिखाना शुरू करें? तो आपने बहुत ही खूबसूरत शरह फरमाई। आपने कहा उस उम्र में जब वो दाएं और बाएं का फ़र्क करने लगें। आज की मेडिकल साइंस के बाद जो हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो कहती है 3+ एब्जॉर्बिंग माइंड शुरू होता है जो 6+ तक जाता है। तो वो इसका मतलब है कि मार्जिन रखा गया है 3 से लेकर 6 साल तक की उम्र का कि जब बच्चों की जो है मेंटल कैपेसिटी डेवलप होती है। इसी तरह से मैन टू मैन चीज़ें डिफ़र कर सकती हैं कि कोई बच्ची अगर 13 साल की उम्र में बालिग होती है, 12 साल की उम्र में बालिग होती है, तो ज़रूरी नहीं कि उसके बाद वो घरदारी के तमाम मामलात को भी संभालने के काबिल हो गई है। तो स्टेट ने जिन चीज़ों को हमारे लिए बेहतर समझा और इस्लामिक जो जूरिस्पोंडेंस है उसकी रोशनी में जो कवानीन हमारे लिए वज़ा किए गए हैं वो आफ्टर 16 और 18 ईयर्स के जो है हमारे लिए कानून वज़ा किया गया है। तो ये ऐन इस्लामिक उसूलों के मुताबिक है, क्योंकि स्टेट का जो इस्लामिक स्टेट होती है उसका जो हुक्म होता है वो हर एक के ऊपर लागू होता है, हर एक के लिए उसको ओबे करना लाजिम होता है। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि निकाह के लिए अगर हम किसी बच्ची की उम्र को कम से कम तसव्वुर करेंगे। कम उम्र की शादी के हवाले से नुरीत फातिमा साहिबा मसाइल बहुत सारे हैं, सो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? छोटी उम्र के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें फिर अंडर टीन एज वो हमारे पास एक ग्रुप है फिर जिसको हम निकाह के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करते। और हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई मामलात हमारे सामने आते हैं, रेप के केसेस हमारे सामने आते हैं कि बहुत छोटी उम्र में जब बच्चियों को इस तरह से अपनी हवस का निशाना बनाया बाज़ दरिंदों ने तो उनकी मौत वाक़या हो गई। तो इस्लाम दीन फ़ितरत है, ये फ़ितरत के कवानीन की पासबानी और मुहाफ़ज़त करता है। ये इस्लाम इंसान की फ़लाह व बहबूद के लिए एक ऐसे मुआशरे की तश्कील चाहता है जहाँ बुनियादी सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे से फ़लाह का तसव्वुर और फ़लाह का रिश्ता और ताल्लुक़ कायम किया जाए। तो जो कुरान कहता है लितस्कुनु इलैहा कि तुम निकाह इसलिए करो कि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। तो जो बच्ची खुद अपने आप को भी संभालने के काबिल नहीं है और जो शादी का एक मकसद है अफजाइश नस्ल, जो अभी उस प्रोसेस में ही नहीं गई, तो वो उसको किस तरह से हम निकाह के अंदर एक ऐसे के अंदर जो है वो बांध सकते हैं जिसकी अदायगी का भी उसके अंदर कैपेसिटी और अहलियत ही पैदा नहीं हुई। तो अंडर टीन एज और ख़ास तौर पर जो मैंने पहले भी बात की कि जो इस्लामिक लॉ है उसके अकॉर्डिंगली और जो स्टेट का लॉ है उसके अकॉर्डिंगली भी बच्ची जब तक कि अपने घर को, अपने आप को, अपने रिश्तों को संभालने के काबिल ना हो जाए तब तक। नुरीत फातिमा साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब जी इस पर हमारे साथ हमारे अगले मेहमान मौजूद होंगे। आज के टॉपिक के हवाले से हम उनसे बात करेंगे कि असल में बेसिकली वजूहात क्या क्या सामने आ रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग सपोर्ट करते हैं लव मैरिज को, कुछ अरेंज मैरिज को। नौजवान इस हवाले से क्या तासुर रखते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं ताहिरा रुबाब साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इरफान तारड़ साहब माहिर कानून हैं। अपने मेहमानों को शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। इरफान साहब, मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, अब वो रीज़न क्या है वो हम आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन दो बुनियादी सवाल हैं। आम तासुर ये है कि शादियों की कामयाब ना होने की वजूहात एक ये है कि लव मैरिज है। पेरेंट्स इसलिए कहते हैं कि जी
सपोर्ट नहीं करते हैं अपने बच्चों को कि लव मैरिज होनी चाहिए। आप अग्री करते हैं? आपके पास केसेस आते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, क्या सारे नाकामियाँ लव मैरिज की वजह से ही हैं? ये कोर्ट में जो केसेस आते हैं ना, दोनों किस्म के केसेस आते हैं, लेकिन अगर रेशो चेक की जाए तो उसमें लव मैरिज केसेस ज़्यादा हैं। ठीक, उसके अंदर भी मैं समझता हूँ, देखिए लव मैरिज होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे माशरे के अंदर जो लव मैरिज का कंसेप्ट है ना, वो बड़ा डिफरेंट है और उसके बिहाइंड इंटरेस्ट डिफरेंट है। अब देखिए एक बच्चा लव मैरिज करता है, वो शायद अगर अच्छे तरीके से मैरिज के बंधन को लेकर चले तो चल जाए, लेकिन उसके पीछे बिहाइंड इंटरेस्ट उसके कुछ और होते हैं। जब वो इंटरेस्ट उसके फुलफिल नहीं होते, उसकी वो चीज़ें पूरी नहीं होती, अल्टीमेटली क्लैशेस हो जाते हैं। और सेकेंडली हम पेरेंट्स भी कोऑपरेट नहीं करते कि उस अगर बच्चे के कंसेंट है तो हम उसी के साथ मिल के उसको अरेंज मैरिज में करें। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो ज़्यादा रेशो जा रही है वो लव मैरिज केसेस की डेजोरेशन ज़्यादा जा रही है, जो अरेंज मैरिज है वो कम है, और उसकी रीज़न भी है। फॉर एग्जांपल एक अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज के अंदर आपकी दो फैमिलीज बैठी हैं, उन्होंने देखा है, कपल को देखा है, कपल को मिल के अल्टीमेटली इतने लोगों का जो डिसीजन होता है उसमें फेलियर के चांस जो होते हैं वो कम होते हैं। और जो लव मैरिज है, लव मैरिज में क्या लड़की लड़के की मर्जी है शादी होगी। अब नहीं देखा कि उन कपल का अल्टीमेटली फ्यूचर क्या होना है, उन्होंने मिलके चलना है, उनके आपस में माइंड मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके फ्यूचर इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ कॉमन होंगे नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल लव मैरिज होगी, हस्बैंड कहता है जी भाई आपने जॉब नहीं करनी, लड़की कहती है मैंने जॉब करनी है। मीन सच टाइप ऑफ क्लैशेस होते हैं। लड़का कहता है जी मेरी ये डिमांड फुलफिल करवाएं पेरेंट्स से, वो लड़की पेरेंट्स से कैसे फुलफिल कराएगी जब पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ वो जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि लव मैरिज केस में जो हस्बैंड की तरफ से जो डिमांड्स होती हैं फुलफिल जब नहीं ना होती तो अल्टीमेटली ये बात क्लैशेस की तरफ जाती है। जब बात क्लैशेस की तरफ जाती है उसको सॉल्व करने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैरिज इज नेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ तब है जब आप बोथ कपल ने सोचना है, बोथ कपल के बाद आपकी फैमिली ने सोचना है। लेकिन वो लव मैरिज केस के अंदर इन सारी चीज़ों की शॉर्ट होने की वजह से ना वो कोई उनको अरेंज फॉर्म में बना रहा है, ना उनको बिठा रहा है, ना उनको समझाने वाला है। वो दोनों ने जहाँ पे रेड लाइन वाली उन्हें सिचुएशन बना लेते हैं, जो बीच में बात आई उससे आगे क्रॉस खत्म है। मीन उनके माइंड में ये नहीं है कि ये बात अगर हमारी मैरिज हो गई है हमने इसको शादी के बंधन को लेके चलना है, इसको हमने आगे कंप्रोमाइज़ करना है, इस लाइफ को हमने गुजारना है। वो जज्बाती लाइफ है। अब दूसरा देखें लव मैरिज केस में मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो आपके पास आपने में नोट किए होंगे जो यंग एज में बच्चों के हैं। यंग एज का बच्चा जिसका अभी आईडी नहीं बना, उसके पास गवर्नमेंट ने आईडी क्यों नहीं उसको दिया? इसी वजह से नहीं दिया कि उसके पास डिसीजन पावर उसकी ठीक यानी नहीं है। ये हम जो कम उम्र की बात कर रहे हैं, कम उम्र की शादी जो है ना वो भी मेन फेलियर है लव मैरिज के अंदर। और लव मैरिज के अंदर अगर आप देखें तो कम उम्र की शादियां ज्यादा हैं कंपैरेटिवली टू जो मेजर एज की शादियां हैं। तो मैं समझता हूँ कोर्ट के अंदर जितनी भी आप कोर्ट के अंदर कई दफ़ा केस रहे हैं, हमारी कोशिश होती है इस कपल को बिठा के ऐसी सिचुएशन राइज की जाए ताकि यहाँ से कंप्रोमाइज फॉर्म में वापस चले जाएं। लेकिन वो इतनी जिद होती है, बीच में इतनी अना होती है, वो उस जिद को ख़त्म करने को तैयार रहते हैं। कोर्ट भी कोशिश करती है कि इस मैटर को रिकनसाइल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो मैटर दोनों रिकनसाइल करने को तैयार नहीं होते। मीन उनके दरमियान जो हर्डल है वो उन दोनों के दरमियान अना होती है या चीज़ों की कमिटमेंट को परफॉर्म ना होना है। तो इस वजह से लव मैरिज केसेस में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है। लव मैरिज केसेस में ज़्यादा आ रही है। तो हम आ जाते हैं जी, अब हमारे साथ हमारी माहिर नफ्सियात मौजूद है ताहिरा रुबाब। ताहिरा, आपके पास केसेस किस तरह के आते हैं? इश्यूज़ लव मैरिज में ज़्यादा हैं या अरेंज में? दोनों में ही ज़्यादा है ना। बेसिकली जो एक बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि लव मैरिज में यूजुअली पेरेंट्स वगैरह जो है बिकॉज दे डोंट ओन, अभी तक हम इस कॉन्सेप्ट को ही नहीं एक्सेप्ट कर पाए कि शादी जो है, शादी का मतलब खुशी है एंड दिस इज़ एन इंडिविजुअल्स विल। आपकी मर्ज़ी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस बंदे से शादी कर रहे हो आप उसको कबूल कर रहे हैं बाय ऑल मीन्स, चाहे वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। जब लव मैरिज होती है ना तो पेरेंट्स अपना इंटरेस्ट उसमें ज़ीरो शो कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के वो भी ज़िद में आते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जी सिर्फ बच्चे ज़िद में आ रहे हैं। दे डोंट ओन दैट कपल कि जी ठीक हो गया क्योंकि उन्होंने उनकी मर्ज़ी के खिलाफ शादी कर ली है। ऑन द अदर हैंड जब आप देखते हो कि कोई अरेंज मैरिज हो गई है उसमें यूजुअली क्योंकि वो पेरेंट्स ने की होती है उसमें कपल का इंटरेस्ट आपको कम नज़र आ रहा होगा। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है डायरेक्ट बात जाती है जी आपने की थी आप मैनेज कीजिए। सो दिस इज़ एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कोई फ़न नहीं है कि 2-4 दिन आप करेंगे और चौथे दिन आपका दिल एक दूसरे से भर गया एंड यू से कि चलो जी तुम अपने घर में अपने घर। दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं कि आपने किसी इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। जो कॉन्फ्लिक्ट बेसिक आता है ना वो ये है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हायर होती हैं, वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। लव मैरिज में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जाता है, टू पीपल आर नोइंग ईच अदर बिफोर द टाइम। वो उनको पता है, साल उनकी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, बहुत सारी चीज़ें उनको पता है। बट व्हेन इट कम्स टू लिविंग टुगेदर
अब देखें लव मैरिज में होता क्या कि जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, यू प्लान समथिंग। आपने एक दूसरे से मिलने के लिए चीज़ों को प्लान करना है। आप एक दूसरे के साथ रह नहीं रहे, आपने एक दूसरे के साथ बात करते हुए बड़े एक्साइटेड आप फील करते हैं, आपको वेट होता है कि अच्छा हम मिलेंगे ये। और जब शादी होती है तो सारी चीज़ें बदल जाती है, बिकॉज नाउ यू आर लिविंग टुगेदर। आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चला गया। अब हम उसको नेक्स्ट स्टेज को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा रिलेशनशिप अब बदल गया है। अब हम फ्रीली मिल सकते हैं एक दूसरे से, जब बात करना चाहें बात कर सकते हैं। और हमें वो जो शादी से पहले वाला आई लव यू, आई मिस यू वाला एक चीज़ होती है, वो शादी के फ़ौरन बाद ख़त्म हो जाती है। देन इट स्टार्ट्स कि तुम बदल गए हो, तुम बदल गई हो। जबकि रिलेशनशिप एक नेक्स्ट स्टेज पे चला गया है, हम वही चीज़ें जो हैं वो नहीं कर सकते जो पहली स्टेज के ऊपर थी। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब रिलेशनशिप बदल गया, नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चला गया है, तो इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बदल गई हैं। आप ऑल टुगेदर पहले आपको नज़र आता है कि लोगों में बड़ी बेचैनियाँ होती हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। द मोमेंट दे गेट इनटू दैट रिलेशनशिप, जब ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, तब लोगों की कम्युनिकेशन ही ख़त्म हो जाती है। दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैं तो ये समझती हूँ कि शादी वाला इंस्टीट्यूशन हमारा इतना वीक हो चुका हुआ है कि अब डाइवोर्सेस का रेट इसीलिए बहुत ज़्यादा जा रहा है। हाँ, पहले हम देखते हैं कि डाइवोर्सेस नहीं ज़्यादा थी बिकॉज पीपल वर बॉर्न टू कॉम्प्रोमाइज़। अब हमारा वो बॉर्न टू कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए, स्पेशली लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हुई हैं, जिसकी वजह से दे आर नॉट रेडी टू मेक, जहाँ पे एक बातचीत करके भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जानना चाहूँगी क्या बाकी ये रीज़न है कि लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो गई हैं? जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। मैं तो इसमें एडिशन ये करूँगा, मैं मैडम की बात से एग्री करता हूँ। अब देखिए हम सारा कुछ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे को साइंस पढ़ा रहे हैं, बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, उसको बायो, केमिस्ट्री, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ जो लाइफ में है यहाँ पे यूज़ है वो हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चे को हम नहीं बता रहे कि हाउ टू लिव। आपने फ्यूचर में मैरिज होनी है, सच टाइप ऑफ एक्टिविटी होनी है, आपके बच्चे होने तो आपने कैसे रहना है। मीन हमारे पास इस चीज़ की कमी है। हमने नेक्स्ट जनरेशन को इस टॉपिक पे ना ट्रेंड किया है, ना को हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट है। मैं समझता हूँ अगर हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट हो तो बच्चों को अंदाज़ा हो। फॉर एग्जांपल हमने मैट्रिक में जी 10 सब्जेक्ट पढ़े थे, ऑल दो हमने 10 को नहीं कंटिन्यू किया, 1 ने टॉपिक को कंटिन्यू कर दिया, लेकिन हमारा कंसेप्ट ज़रूर है, ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसे है। इस तरह अगर बच्चों की एजुकेशन रिफॉर्म्स में ये चीज़ ली जाए और स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ये चीज़ें सारी सब्जेक्ट में ऐड कर दी जाएँ, ताकि अगले बंदे को पता हो कि इसका क्या है। अगर हम लव मैरिज करेंगे या मैरिज करेंगे, इसके प्रॉब्लम्स ये आएंगे, उन प्रॉब्लम्स को हमने मीट भी ऐसे करना है और इस सिचुएशन में हमने इस तरह लेके चलना है। अदरवाइज़ आपने एक लव मैरिज कर ली है, लव मैरिज में आपने बड़ा जनाब ऊपर बढ़ाव चढ़ाव करके दोनों कपल ने एक दूसरे से बातें सुना दी हैं, लेकिन जब वो शादी के बंधन में बंधे हैं, अल्टीमेटली ना वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई हैं, ना वो एक दूसरे को टाइम उस तरह दे सकते हैं, ना वो उस तरह एक दूसरे को लेके चल सकते हैं। स्टूडेंट थे, घर से खर्चा मेरा था, वो लव मैरिज वाला कंसेप्ट चल पड़ा। उसके बाद मैरिज होगी, खुद कमाना भी है, आगे बच्चे हो जाएंगे, उनको भी साथ लेके चलना है। अब ये सारी की सारी जितनी ड्यूटी है, ये फिर समझने की बात है। जो समझदार कपल हैं वो तो उसको कैरी कर लेते हैं, जो बाकी कपल है वो आगे मैरिज रिजॉल्व की तरफ चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पेरेंट्स का फीडबैक जो है वो भी ज़रूरी शामिल होना चाहिए कि पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को गाइड करें, बच्चों अपने को बताएं। अगर फ़र्ज़ करें किसी ने लव भी की है तो उनको सारी चीज़ें साथ साथ गाइड करें। पॉसिबिलिटी है वो लव से बैकआउट कर जाए, पॉसिबिलिटी उसको लव को कंटिन्यू करके शादी के बंधन में। मैं समझता हूँ हमारे पेरेंट्स की साइड पे भी, हमारी गवर्नमेंट साइड पे भी, हमारे स्कूलिंग सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ की बड़ी कमी है। जो उस बंदे ने लव मैरिज का नाम ले लिया, वो यहाँ से किक आउट कर दिया, एग्जिट कर दिया उसको। अच्छा जी, अब ये तो कानूनी राय भी आपके साथ शेयर कर ली हमने, नफ्सियाती तौर पर क्या ताहिरा हमें गाइड करना चाहेगी? वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। इरफान साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगी। आप दोनों तरफ से इश्यूज देख रहे हैं, लव मैरिज के भी, अरेंज मैरिज के भी, पेरेंट्स के एंड से भी इश्यूज सम टाइम आ जाते हैं। सो कपल्स के लिए क्या गाइडलाइन होंगे और पेरेंट्स के लिए क्या गाइडलाइन? मैं समझता हूँ कि हमने तो प्रॉब्लम जो देखे ना कोर्ट में आके जिसको हम फेस करते हैं, वकाला की भी कोशिश होती है, कोर्ट की भी कोशिश होती है कि ये कपल बच जाए, इनके दरमियान डेजोलेशन ना हो। मल्टीपल केस में हमने देखा है कि हम बड़ी कोशिश करते हैं काउंसलिंग की, समझाने की, आगे हर चीज़ गाइड करने की, लेकिन वो जो माइंड बना के आते हैं उस माइंड से कोई
5% या 6-7% होंगे लोग जो माइंड चेंज करते हैं। ओवरऑल वो माइंड बना के आते हैं, वो अपना माइंड चेंज नहीं करते। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि जिस बंदे ने ऐसी सिचुएशन में जाए और उसको कोई दूसरा बंदा समझा रहा है, उसकी काउंसलिंग कर रहा है, उसके भले के लिए वो बात कर रहा है, उसके फ्यूचर को बचाने के लिए वो बात कर रहा है, तो उसकी बात उसको सुन लेनी चाहिए। मीन कि एक दफ़ा हम कोर्ट में बैठते जज साहब ने पर्सनली दोनों कपल को अंदर बुला लिया, दोनों को इन लेंथ सुना, बीच में बात कुछ भी नहीं निकली, वो घर वाली लड़ाई नहीं होती छोटी पे, उसके बावजूद भी बोथ कपल वार रजिस्टिंग ईच अदर, वो बात आगे फाइनल नहीं करने को तैयार थे। मीन उनकी बैक साइड पे या उनके बैक इंटरेस्ट जो थे उसके अंदर काफ़ी और कन्फ्लिक्ट्स भी थे जो इस बात को सेटल करने को तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग आते हैं कोर्ट्स में, इनको कोर्ट्स आने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए कि हम कोर्ट में क्यों जा रहे हैं। ये एक मैरिज है, कोई अदर बिजनेस नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी हम डिवीजन करने जा रहे हैं, ये हम सेपरेशन ऑफ रिलेशन की तरफ जा रहे हैं। सेकेंडली उन्होंने सेकंड मैरिज में तो जाना ही है ना, सेकंड मैरिज में जाएंगे क्या पता वो इससे भी बुरी सिचुएशन हो। इस वजह से उन्हें कोर्ट जाने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। जो कोर्ट जा चुके हैं उनको मैं ये एडवाइस करूँगा कि उनको कोर्ट की तरफ से भी खुश होती है, वो अल्लाह की तरफ से खुश होती है, वो कपल को बच जाए तो उनको ज़रूर बचाना चाहिए। सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स का, फैमिली का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, फैमिली को भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब अगर हम कहें कि सिर्फ और सिर्फ 100% कपल ही कसूरवार है तो इसमें मैं और आई मस्ट से अगर आपकी फैमिली अच्छे तरीके से लेके चलने वाली हो तो कपल के दरमियान जितने मर्जी इशू फिर वो पेरेंट्स यहाँ पे फैमिली की भी, फैमिली में कौन है, आपके भाई है, आपकी बहनें हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अदर फैमिली मेंबर्स हैं, हु आर लिविंग विद यू। अगर वो भी कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल एक नॉन इशू है तो उसको इशू बना के ना पेश किया जाए, अगर नॉन इशू है, मामला रिजॉल्व होना तो उसको रिजॉल्व कर दें, एक बात को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मीन वो फैमिली कोऑपरेशन जो है वो बड़ी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं ताहिरा साहिबा की तरफ आना चाह रही हूँ। ताहिरा, आपने हमारे नौजवानों की गुफ्तगू सुनी, शॉर्ट्स सुने, मुझे ऐसे लग रहा है उनको इदराक इस चीज़ का नहीं है कि शादी के बाद असल में होता क्या है। वो जो पहले वाली एक फैंटेसी वर्ल्ड है ना, हम उसको रिलेट कर लेते हैं, वो चाहे लव मैरिज है, वो चाहे अरेंज मैरिज है। अभी आपने बच्चों की गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं अच्छा लव भी हो जाए तो ठीक है, अरेंज मैरिज को भी बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करें, लेकिन बाद में जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है उसके लिए ये तैयार नहीं। बिल्कुल वो तैयार नहीं है, बिकॉज आप एक रोज़ी वर्ल्ड में बस बैठे हुए हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ पे आपको लगता है कि जी आपने मिलना है, खाना पीना करना है, अच्छा टाइम गुजारना है, दैट इज़ इट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि बहुत बड़ी है, जो कि आपको बाद में उठानी है। मसलन मैं अभी आई एम सो सॉरी, पता नहीं टाइम कितना है हमारे पास, मैं 3 केसेस इस वक्त एक्टिवली 3 केसेस जो है वो देख रही हूँ, बिकॉज मैं मैरिज काउंसलिंग भी करती हूँ। उनमें से 2 लव मैरिज के हैं और 1 अरेंज मैरिज का है। लेट मी टेल यू कि कपल्स के अपने मसाइल बहुत कम है। विद ड्यू अपॉलॉजी जी मैं बात कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। हमारी सोसाइटी में लोग उस बंदे को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं जो उनकी फेवर की बात करता है। हम लोग सुनना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बेसिकली बात हमारे दिमागों की ये है। उन तीनों कपल्स में, दिस इज़ नॉट माई व्यू पॉइंट, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो तीनों कपल जो मैं एक्टिवली देख रही हूँ, उनमें जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द फैमिली। एक अरेंज मैरिज है, 2 लव मैरिजेस हैं। दे वांट टू स्टे टुगेदर, मगर चीज़ें जब फैमिली के लेवल के ऊपर सेटल नहीं होती हैं, फैमिली की एक और एक्सपेक्टेशन है। जब लड़की लव मैरिज करके आती है तो फैमिली उसको और तरह से ट्रीट करती है, जब वो अरेंज मैरिज होकर आती है तो वो और तरह से ट्रीट होती है। एंड देन फैमिली एक जैसे हमें भी ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, लाइफस्टाइल आज के दौर में, अब मैरिज के जो प्रॉब्लम्स हैं ना, पहली वाली मैरिजेस से बहुत डिफरेंट है। लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज का हमारा। लाइफस्टाइल से मेरा मुराद ये है कि आप एक लड़की ऐसी देखना चाहते हो जो कि आपके फैमिली वैल्यूज़ के साथ नहीं मैच करती। और इवन लव मैरिजेस में भी ये होता है कि वो जो एक चमकती धमकती खातून है, या वो जो एक आदमी बड़ा मैस्कुलिनिटी के साथ आपको नज़र आ रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, यू गो फॉर दैट। वो आउटस्पोकन है, वो कॉन्फिडेंट है, आपको अट्रैक्ट करता है, आप उसकी तरफ चले जाते हो विदाउट थिंकिंग ऑफ कि ये बंदा मेरे लिए इन द लॉन्गर रन मेरे साथ चल सकता है या नहीं चल सकता। एज स्पाउस, लड़की और लड़का ये दोनों नहीं सोचते, बस उस वक्त वो जो चमक रहा है, जिसकी तरफ अट्रैक्शन आपको हो रही, यू आर फॉलोइंग फॉर दैट। और जैसे ही थोड़ी सी चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू होती हैं और आपका फैमिली की तरफ आता है, तो सबसे पहले क्या बात आती है, ये तुम रह कैसे रहे हो, ये तुम उठ कैसे रहे हो, तुम बात कैसे कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुमने ये क्यों पहना हुआ है, इस तरह से क्यों बात हुई। यानी वही बातें जो आपको पहले अट्रैक्ट कर रही थी, अब आपके लिए प्रॉब्लम बन गई हैं। ये मैं बहुत कैटेगोरिकली ये बात कर रही हूँ, बिकॉज एवरी डे आई सी सच काइंड ऑफ केसेस एट माई क्लिनिक कि जी लोगों के लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं। लाइक अभी एक अरेंज मैरिज वाला केस जिसको मैं अभी डील कर रही हूँ, उसमें लड़की जो थी, शी वॉज वर्किंग समवेयर वेरी गुड, उसकी जॉब थी, बहुत अच्छी थी,
अरेंज मैरिज थी, फैमिली गई है, देखा है, सब कुछ पसंद किया है, लेकिन लड़की का लाइफस्टाइल उन लोगों के लाइफस्टाइल से इंटायरली डिफरेंट था। ये बात नहीं डिस्कस की गई, यानी ये एटलीस्ट आप बातों में एक दूसरे से बात कर लेते हैं कि बाद में किस तरह से चीज़ें होंगी, या फिर हमारे घर का माहौल ये जो लड़के वाली फैमिली थे वो बिल्कुल पर्दे वाले थे और वो लड़की थोड़ी सी मॉडर्न चीजें थी। ये बहुत बड़ा इशू है, ये शादी बनती नहीं। यस, ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ कि द मोमेंट शी सेज कि मैं इनके घर गई, उन्होंने मुझे कहा कि जी जॉब छोड़नी है, जबकि इसके बारे में शादी से पहले बात नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि जी अपना लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज कर लो, तुम मेकअप क्यों कर रही हो, तुम ये कपड़े ऐसे क्यों, ये मेरे पे एतराज़ात उठाए गए, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली मैंने, क्योंकि शादी बचानी थी, 4 साल शादी को हो गए, तो मैंने वो सब कर लिया जो मुझे कहा गया। अच्छा, अब जब मैं इंटायरली चेंज हो गई हूँ, मेरा अटायर भी चेंज हो गया, मेरा पहनना ओढ़ना बोलना हर चीज़ चेंज हो गई है, अब मेरे हस्बैंड को मेरे से क्या कंप्लेन आ रही है, तुम बनती सवरती नहीं हो, तुम्हारे मुंह पे हर वक्त उदासी रहती है, तुम चीज़ों को केटर नहीं करती हो, तुम कपड़े नहीं अच्छे पहनती हो, वाई डोंट यू स्टाइल योर सेल्फ। ये नहीं, अब ये शुरू हो गया। एंड देन जो है वो एक फैमिली की तरफ से बहुत बड़ा पूछा था, आपने एक इंसान की पर्सनैलिटी को तोड़ फोड़ के एक नया इंसान बना दिया। अब वो इंसान, उसको नहीं पता क्या वो पहले वाली चीज़ें करे या अब वाली चीज़ें करे, अब आपकी डिमांड्स कुछ और हो गई हैं। सो इट इज़, मैं इस वक्त अपने सुनने वालों को ख़ास तौर पे ये एडवाइस करना चाहती हूँ, प्लीज़ लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, बट मेक अ कॉन्शियस चॉइस। चाहे आपकी फैमिली जो है वो आपके लिए चूज़ कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये इतना इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि इससे दुनिया स्टार्ट हुई। हज़रत आदम और हवा माँ बाप नहीं थे पहले, वो हस्बैंड वाइफ थे, देन दे बिकेम माँ बाप। आपको ये डिसीजन बड़ा कॉन्शियसली लेना है कि आप किस इंसान को अपनी लाइफ में चूज़ कर रहे हैं। वो जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ज़माने में हमें लोग नज़र आते हैं, दे कैन बी रियली गुड स्पाउसेस, मगर अगर आप कॉन्शियस चॉइस करेंगे, आपको पता है आपकी फैमिली में क्या चल सकता है, आपके के साथ क्या चल सकता है, कंसिडर दैट कि ये लड़का या लड़की मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकता है, नहीं बन सकता, इसको कितनी चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्या होगा, देन गो फॉर दैट। और ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में स्पाउस कैसा चाहिए। हाँ, फिर अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ भी जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना है, लव मैरिज की तरफ भी जा रहे हैं, यानी कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सीखना है दोनों सूरतों में। रह गई बात कि कामयाब कौन सी शादी होती है, वो हमारे मेहमानों ने इस पर पूरी तरह से रोशनी डाल दी है कि किन किन शादियों में क्या क्या मसाइल सामने आ रहे हैं। पेरेंट्स को अपना रोल अदा करना है और कपल को अपना रोल अदा करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और तभी आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िन। हमने जाना है जी अब क्लोजिंग की तरफ, हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।